नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल हिस्ट्री विद एपीके में। तो दोस्तों, आज हम आपके साथ बात करेंगे जो मिडिल ईस्ट में जो टॉपिक आजकल चल रहा है, जो टेंशन चल रही है, वो किस कारण चल रही है। और आपने इसमें देखा होगा कि हमारे देश के बहुत से लोग इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और बहुत से लोग पैलेस्टाइन को सपोर्ट कर रहे हैं। और ट्विटर पर इस तरह के हैशटैग चल रहे हैं, वी स्टैंड विद इसराइल, वी स्टैंड विद पैलेस्टाइन। तो इनमें कौन सही है और कौन गलत है, इस पर हम बात करेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि आपके कई सारे इसमें सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, चलते हैं मिडिल ईस्ट में, जहां देखते हैं ये जो टेंशन चल रही है। तो जो ये वाला एरिया है, इसे कहते हैं मिडिल ईस्ट। वैसे हमारे ये वेस्ट में है, लेकिन क्योंकि ये यूरोप के ईस्ट में है तो वो लोग इसे मिडिल ईस्ट कहते हैं, तो इसी कारण इसका नाम मिडिल ईस्ट पड़ गया। तो ये वो छोटा सा देश है जिसका नाम है इसराइल, जहाँ पर ये टेंशन चल रही है। उसके अलावा आप ये देख लीजिए, इसके चारों तरफ टर्की है, सीरिया है, लेबनान है, जॉर्डन है, सऊदी अरेबिया है। देखिए, ये यमन हो गया, ओमान हो गया, ये गल्फ कंट्रीज़ हैं, ये इजिप्ट हो गया। और ये आपको देखिए, ये रेड सी है और ये आपका मेडिटेरियन सी है। तो आप मिडिल ईस्ट का मैप आपने देख लिया। अब देखिए, ये जो है ये है इसराइल। ये आपने इसराइल का बड़ा मैप देखिए। तो इसमें जो ये वाला क्षेत्र है, इसका नाम है वेस्ट बैंक। और जो ये छोटी सी पट्टी है, इसका नाम है गाजा स्ट्रिप। उसके अलावा आप यहाँ देख रहे हो, ये इजिप्ट है। ये वाला इलाका जो इसराइल के ईस्ट में है, ये जॉर्डन है। और इसराइल के वेस्ट में मेडिटेरियन सी है। तो जो ये इलाका है छोटा, ये वेस्ट बैंक और ये गाजा स्ट्रिप। तो जो ये गाजा स्ट्रिप है, यहाँ पर जो एक संगठन है जिसका नाम है हमास, वो एक आतंकवादी संगठन है। वो इस इलाके को कंट्रोल करता है। जबकि जो ये वेस्ट बैंक है, इसको पैलेस्टाइन क्या कहते हैं, पैलेस्टाइन ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करती है। तो अगर हम इस क्षेत्र का थोड़ा बहुत इतिहास देखें, तो हम देखते हैं कि यह क्षेत्र पहले यहूदियों का मूल स्थान था। यहाँ पर यहूदी धर्म की यहीं पर उत्पत्ति हुई। यहाँ पर जो जेरूसलम शहर है, जो इसकी इस वक्त राजधानी भी है, मतलब वैसे तो इसको वैसे तो जेरूसलम का मेन जो शहर है वो तेल अवीव है। लेकिन अभी अभी इन्होंने ये अब ईस्ट जेरूसलम जो है, इसे ये अपनी राजधानी बताते हैं। पर दुनिया अभी इसे इनकी राजधानी नहीं मानती। अमेरिका ने भले इसे इनकी राजधानी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है। तो अगर हम इसका शॉर्ट में इतिहास देखें, तो आप ये समझिए कि लगभग 1000 बीसी, यानी लगभग 3000 साल पहले इस क्षेत्र में यहूदी रहते थे। फिर उन्होंने यहाँ पर लगभग 66 एडी, यानी 66 एडी में यहाँ पर रोमनों ने अधिकार कर लिया और ज़्यादातर यहूदियों को यहाँ से छोड़कर दुनिया के अलग अलग कोनों में जाना पड़ा। उसके बाद लगभग जब इस्लाम का जन्म होता है, और उसके बाद लगभग 640 एडी में इस क्षेत्र पर मुस्लिम राज्य स्थापित हो जाता है। और उसके बाद लगभग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तक, यानी 1918 तक इस क्षेत्र पर मुस्लिमों का ही राज रहता है। और उस समय ये जो क्षेत्र था 1918 के टाइम पे, वो ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था। उसके बाद 1918 में, यानी 1918 में बैटल ऑफ हाइफा होती है यहाँ पर। और इसमें जो ब्रिटेन रहता है वो इस क्षेत्र मतलब जीत जाता है और इस क्षेत्र पर कंट्रोल हासिल कर लेता है। और वर्ल्ड वॉर टू के बाद इस क्षेत्र पर ब्रिटेन का कंट्रोल आ जाता है। फिर जब वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद इनका कंट्रोल आ जाता है। और वर्ल्ड वॉर टू के बाद जो है वो ब्रिटेन इस क्षेत्र को दो देशों में, टू नेशन थ्योरी के तहत दो देशों में, एक पैलेस्टाइन हो गया और एक इसराइल में बांट देता है। परंतु जो यहाँ के पैलेस्टाइन के जो यहाँ के मुस्लिम लोग थे, उन्हें ये बंटवारा मतलब उन्हें वो इसके लिए तैयार नहीं थे। जबकि यहूदी इसके लिए तैयार थे, क्योंकि उन्हें अपना एक देश मिल रहा था। अब मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ के मुस्लिम तैयार नहीं थे, तो इस कारण यहाँ पर गृह युद्ध छिड़ गया और यहूदी और यहाँ के फिलिस्तीनी मुस्लिमों में लड़ाई शुरू हो गई। जिसके कारण यहाँ के बहुत से जो मुस्लिम थे, वो यहाँ से इन अलग अलग मुस्लिम देशों में जाने लगे, जैसे कि जॉर्डन में जाने लगे, इजिप्ट में जाने लगे। और इसी कारण ऐसी ऐसे लड़ाई चलते चलते 1948 में, लगभग 14 मई 1948 को इसराइल ने अपने आप को एक
स्वतंत्र देश घोषित कर दिया है। इस कारण जो अगल बगल के जितने भी मुस्लिम देश थे, इन सब ने इसराइल पर अटैक कर दिया। तो इसे हम कहते हैं 1980 का अरब इसराइल वॉर। तो इस वॉर में इसराइल अकेला था और बाकी ये सारे मुस्लिम देश थे, परंतु इसराइल इन सब देशों को इस वॉर में हरा देता है। और क्या कहते हैं, 11 मई 1949 को संयुक्त राष्ट्र संघ से इसराइल मान्यता प्राप्त कर लेता है। परंतु जो ये क्षेत्र था गाजा स्ट्रिप वाला, गाजा पट्टी वाला, इस पर इजिप्ट कंट्रोल हासिल कर लेता है इस युद्ध के बाद। और जो ये वेस्ट बैंक वाला हिस्सा था, इस पर जॉर्डन कंट्रोल हासिल कर लेता है। पर 1967 में जो 6 डे वॉर होता है, उसके बाद जो इसराइल रहता है वो जॉर्डन से ये वाला हिस्सा जीत लेता है वेस्ट बैंक का, और इजिप्ट से भी ये गाजा पट्टी वाला हिस्सा जीत लेता है। साथ में ये इजिप्ट का काफ़ी बड़ा एक भूभाग जिसे सिनाई पेनिनसुला कहते हैं, उस पर भी कंट्रोल हासिल कर लेता है। फिर 1973 में इनके बीच एक और लड़ाई होती है जिसका नाम था योम किपुर वॉर, और उस लड़ाई में भी इसराइल जीत जाता है। इस बार और फिर 1979 में जब इजिप्ट देखता है कि उसने कई प्रयास किए लेकिन वो सफल नहीं हुआ, और उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा जो मैंने बताया सिनाई पेनिनसुला, वो भी इसराइल के कंट्रोल में आ गया था। इस कारण जो इसराइल था जो इजिप्ट था उसने इसराइल के साथ समझौता कर लिया, और 1979 में इसराइल को मान्यता दे दी एक देश के रूप में, जबकि अभी बाकी अरब देश इसराइल को मान्यता नहीं दे रहे थे। पर इजिप्ट ऐसा पहला कंट्री था, पहला अरब कंट्री था जिसने क्या कहते हैं इसराइल को एक देश के तौर पर मान्यता दे दी। परंतु जो इसराइल के अंदर जो ये वेस्ट बैंक था और गाजा था जो कि पैलेस्टाइन अथॉरिटी के पास था, यहाँ पर कई सारे आतंकवादी संगठन जो बन चुके थे, मतलब आतंकवादी संगठन या फिर यहाँ के जो इनके लिए लड़ाई लड़ने वाले संगठन थे, जैसे कि 1964 में पीएलओ बन चुका था, और फिर 1987 में हमास का भी जन्म हो गया। तो ये इसराइल के खिलाफ लड़ते रहे। तो जो इसमें से पीएलओ था, ये तो इस बात के लिए एग्री हो गया कि यहाँ पर दो नेशन बने, दो देश बने, एक पैलेस्टाइन बने और एक इसराइल बने। लेकिन जो हमास था वो इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसका मानना है कि जितने भी यहूदी हैं वो या तो उनके हाथों मारे जाएं, वो या इस क्षेत्र को छोड़कर चले जाएं। इस कारण इसराइल और इनके बीच लगभग हर टाइम लड़ाई चलती ही रहती है, और रिसेंट जो लड़ाई हो रही है वो भी हमास ही जो इसराइल के ऊपर रॉकेट अटैक कर रहा है। तो दोस्तों जैसे कि हम देखते हैं कि लगभग 2006 में जो ये गाजा स्ट्रिप थी, ये और क्या कहते हैं जो ये वेस्ट बैंक था, इस पर दोनों पर ही जो फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन थी इसका ही कंट्रोल था। लेकिन जब 2006 का इलेक्शन होता है तो उसमें जो ये हमास ग्रुप था ये जीत जाता है, और उसके बाद ये अपने आप को एक तरीके से इस यहीं पर ये गाजा स्ट्रिप पर पूरा कंट्रोल अपना स्थापित कर लेता है, और यहाँ तक कि इन दोनों के बीच आपस में ही लड़ाई शुरू हो जाती है, हमास के बीच और ये पीएलओ के बीच। और क्या कहते हैं उसके बाद तब से ही गाजा पट्टी पर हमास का ही कंट्रोल है, और आज 2020 में जो गाजा पट्टी इस पर हमास का कंट्रोल है, जबकि जो ये वेस्ट बैंक है इस पर यहीं की पैलेस्टीन ऑर्गेनाइजेशन का कंट्रोल है। तो इस तरह आप इस क्षेत्र का इतिहास लगभग बड़ा बड़ा इतिहास समझ चुके हैं। तो अब हम देखेंगे कि रिसेंट जो अटैक है वो किस कारण हो रहा है, और वर्तमान जो स्थिति है लड़ाई की उसका वर्तमान जो कारण है वो क्या है। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि जो इसराइल की राजधानी है जेरूसलम, वो एक काफ़ी, उसका नाम ही पवित्र होली सिटी है। वो मुस्लिमों के लिए, यहूदियों के लिए और क्रिश्चियनों के लिए बहुत ही पवित्र शहर है। तो यहाँ पर जो इसराइल है वहाँ पर एक छोटा सा पहाड़ है जिसका नाम है टेम्पल माउंट। तो आप ये समझिए कि यहाँ टेम्पल माउंट पर जो ये तीनों धर्म के लोगों के लिए पवित्र है। तो यहाँ पर ये देखिए ये एक है डोम ऑफ रॉक नाम का, ये मुस्लिमों का ही है ये भी, और ये अल अक्सा मॉस्क है, ये मुस्लिमों की ही मॉस्क है। और उसके अलावा जो ये वेस्टर्न वॉल है ये ईसाइयों का, ये यहूदियों की पूजा का स्थल है। तो अब ये आप इमेज देख लीजिए, अब इसका यूज आगे आएगा।
तो जो वर्तमान जो ये स्थिति पैदा हुई है, तो ये अलेक्सा मॉस्क से ही हुई है। वहाँ पर पत्थरबाजी हुई, उसके बाद पुलिस वहाँ एंटर हुई और पुलिस ने पुलिस और वहाँ लोकल लोगों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें कई लोग घायल हुए। और इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण जो गाजा था, जहाँ पर हमास का कंट्रोल है, तो गाजा ने वहाँ से इसराइल पे रॉकेट अटैक शुरू कर दी दिए। तो दोस्तों, ईस्ट यरूशलेम में एक छोटी सी म्यूनिसिपैलिटी है जिसका नाम है शेख जराह। तो जो ये शेख जराह है, यहाँ पर हमें समझना होगा कि 1948 में, जब यहाँ पर 1948 से पहले ये यहाँ पर कुछ यहूदी रहते थे और उनकी यहाँ पर प्रॉपर्टी थी। लेकिन 1948 में मैंने बताया जैसे कि जॉर्डन ने ईस्ट जेरूसलम पर जॉर्डन ने कब्जा कर लिया था, तो उसके बाद जॉर्डन ने इन्हें यहाँ से फोर्सफुली यहाँ से इन्हें भगा दिया और जो ये वाला इलाका था यहाँ पर मुस्लिम बस गए। लेकिन 1967 में जब इसराइल ने वापस इस क्षेत्र को रिकैप्चर किया, तो उन्होंने यहाँ पर जो मुस्लिम थे उन्हें जो जूस थे जिनको यहाँ से हटाया गया था, वो आए और उन्होंने कहा कि हमें हमारी जगह वापस दी जाए और इन मुस्लिमों को हटाया जाए। लेकिन जो वहाँ की इसराइल की उस समय की गवर्नमेंट थी, उन्होंने कहा कि क्योंकि ये मुस्लिम यहाँ पर लगभग काफ़ी सालों से, लगभग अगर हम 48 से तो 67 तक देखें तो लगभग 19 सालों से रह रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि ये आपको इस ज़मीन का, इस आपकी इस प्रॉपर्टी का किराया देंगे और ये यहीं पर किराएदार के तौर पर रहेंगे। तो उस समय तो वहाँ के जो मुस्लिम थे उन्होंने इस बात को मान लिया, लेकिन लगभग कुछ सालों बाद उन्होंने इस बात से मना कर दिया और उन्होंने मतलब किराया देना बंद कर दिया। जिसके विरोध में जो यहूदी थे वो कोर्ट चले गए और उन्होंने इसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइल कर दिया। और फिर वो, क्योंकि उनके पास उस ज़मीन के कागज़ थे, वो ज़मीन उन्हीं के नाम पे थी, वो उसके मालिक थे, तो वो केस जीत गए। अब जब वो केस जीत गए तो अब जो यहाँ के मुस्लिम थे, इन्हें लगा कि अब वो वहाँ की जो इज़राइल की सरकार है वो उन्हें यहाँ से हटाएगी। तो इसके विरोध में ये लोग अल-अक्सा मॉस्क में इकट्ठे हुए और वहाँ पर इन्होंने बहुत से पत्थर भी इकट्ठा कर लिए। और जैसे ही क्या कहते हैं वहाँ की पुलिस वहाँ गई, उन्हें पता चला, तो इन्होंने पुलिस पर ही पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसका विरोध में पुलिस ने भी इनके ऊपर मतलब इनका क्रैकडाउन किया, लाठियां बरसानी शुरू करी और लगभग 25 से 30 जो यहाँ पे मुस्लिम थे वो घायल हो गए। जिसके विरोध में फिर इसराइल ने इन पर जिसके विरोध में इसराइल के ऊपर हमास ने रॉकेट अटैक शुरू कर दिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने पिछली इमेज में आपको अल-अक्सा मॉस्क दिखाई थी, तो ये अल-अक्सा मस्जिद के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि ये जो मस्जिद है ये क्या कहते हैं, इस्लाम में मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल है मुस्लिमों का। तो ये मस्जिद कहाँ पर बनी हुई है, तो थोड़ा इसका इतिहास देख लेते हैं। तो जहाँ पर ये मस्जिद है, मतलब जो ये टेम्पल माउंट है, यहाँ पर लगभग 957 ईस्वी पूर्व जो यहूदियों ने अपना पहला मंदिर बनाया और फिर उनका मंदिर शायद मिस्र के फ़ैरों के साथ उन्होंने इसे तोड़ दिया। फिर इन्होंने 352 ईस्वी पूर्व दूसरा अपना एक यहाँ पर मंदिर बनाया, लेकिन उसे भी फिर लगभग 66 एडी में रोमन्स ने तोड़ दिया। तो इस कारण तो जो, और फिर उसके बाद जब यहाँ पर मुस्लिमों का कंट्रोल आया, तो जो इन मुस्लिमों ने क्या किया, लगभग जो डेट है 691 में मुस्लिमों ने जो डोम ऑफ रॉक है, जो आपने इमेज देखी, उस वहाँ पर पहले ये यहूदियों का मंदिर था, उसके ऊपर उन्होंने अपना एक गुम्बद बनाया और उसको भी अपने मस्जिद में परिवर्तित कर दिया। और उसके बाद 702 में इन्होंने जो मैंने बताया कि 352 ईस्वी पूर्व जो यहूदियों ने अपना दूसरा टेम्पल बनाया था, ये यहाँ पे अल-अक्सा मॉस्क में, तो उसके वहाँ पे, यहाँ पर वो टेम्पल था और इन्होंने एग्जैक्ट उसी टेम्पल के ऊपर अपना मॉस्क बना दी। तो आप ये देखिए कि अभी भी उस जो वो टेम्पल था, उस टेम्पल का मतलब सिर्फ एक ये दीवार बची हुई है, जिसे यहूदियों के लिए अभी भी बहुत पवित्र है और यदि यहूदी अभी भी इसकी पूजा करते हैं, जिसे वेस्टर्न वॉल कहा जाता है। तो ये देखिए, ये ओल्ड जेरूसलम का पिक्चर है, इमेज है। तो ये ओल्ड जेरूसलम जैसे कि तीनों धर्मों के लिए बहुत ही पवित्र है। तो जो यूएन है उन्होंने इसको तीन भागों में मतलब बांटा हुआ है, एक क्रिश्चियनों को, एक यहूदियों को और एक मुस्लिमों को दिया हुआ है। तो ये वाला जो देख रहे हैं ये मुस्लिमों को दिया हुआ है, ये वाला इलाका क्रिश्चियनों को दिया हुआ है, साथ में ये अर्मेनियन क्रिश्चियनों को दिया हुआ है। और ये जो इलाका है ये सिर्फ ये वाला इलाका ज्यूस के पास है। तो इस बात को लेकर अलास्का मॉस्क से जो ये मामला शुरू हुआ और फिर क्योंकि जो हमास था उन्हें मौका मिल गया और उन्होंने इसराइल के ऊपर बमबारी शुरू कर दी।
अब मैंने आपको बताया कि इसराइल में एक ग्रुप बन गया था जो वेस्ट बैंक को कंट्रोल करता था, जिसका नाम था PLO, यानी पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो ये 1964 में बना था और इसे लगभग 100 से ज़्यादा देशों ने इसे मान्यता दी और दुनिया इसी ग्रुप को ही क्या कहते हैं, पैलेस्टाइन के जो लोग हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव मानती है। तो इसके जो ये लीडर थे यासिर अराफात, इनका आपने नाम सुना होगा, ये काफ़ी फेमस लीडर थे। दूसरी तरफ अगर हम हमास की बात करें तो इसका जो हमास का जो पूरा नाम है, ये हरकत अल मुकावामा अल इस्लामिया नाम है इसका। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1987 में हुई थी। तो इसकी स्थापना जो की थी वो फिलिस्तीन के और मिस्र के मुस्लिमों ने की थी और ये एक सुन्नी इस्लामिक संगठन है। और इनका मानना है कि जो यहाँ से यहूदी हैं, हम इन सारे यहूदियों को यहाँ से समाप्त करने करने करेंगे और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पैलेस्टाइन ही रहेगा। और ये जो इमेज है ये इनके लीडर की इमेज है। तो इस तरह आप यहाँ का पूरा मामला समझ गए होंगे। तो देखो, जो पहले ये PLO था, इनके और इसराइल के बीच में तो समझौता हुआ था। सबसे पहला समझौता ओस्लो अकॉर्ड 1993 हुआ था। उसके बाद दूसरा ओस्लो अकॉर्ड हुआ था 1995 में। तो ये पहले ओस्लो अकॉर्ड की इमेज है जिसमें आपको देख रहे हैं ये यासिर अराफात, ये बिल क्लिंटन और ये इसराइल के प्रधानमंत्री। लेकिन उसके बाद जैसे मैंने बताया कि उस क्षेत्र पर जो गाजा पट्टी थी उस पर हमास का कंट्रोल हो गया और तब से जो गाजा पट्टी थी उसे हमास कंट्रोल कर रहा है। और इस कारण अब इनके बीच जो समझौता हुआ था वो टूट गया, क्योंकि गाजा पट्टी से हमास इनके ऊपर, इसराइल के ऊपर रॉकेट फायर करता रहता है। तो जिसका तो अब ये देखिए, एक ये फेमस एक इमेज है जो आपको ज़्यादातर लोग दिखाते होंगे और बताते होंगे कि देखिए, ये जब 1947 से पहले इसराइल बना नहीं था तो उससे पहले ये पैलेस्टाइन का मैप ये लोग दिखाते हैं। उसके बाद जो 1947 था, जो यूएन ने पार्टीशन प्लान किया था, वो पार्टीशन इस तरह था, जिसे कि ये ध्यान रखिए, ये इसराइल ने तो इसे मान दिया था लेकिन पैलेस्टाइन ने इसको स्वीकार नहीं किया था। ये 1967 का मैप है, ये 1967 तक था। उसके बाद क्या कहते हैं, इस पर 6 डे वॉर के बाद इसराइल ने कंट्रोल हासिल कर लिया। और ये आज का मैप है। आप इसमें देख रहे होंगे कि देखो, गाजा स्ट्रिप तो उतनी ही है, लेकिन जो ये वेस्ट बैंक था, इस पर आप देख रहे होंगे कि बहुत जगह यहूदी कॉलोनियाँ बना दी हैं इसराइल ने, जिसे कि लोग इलीगल कॉलोनी कहते हैं और ये यूएन भी इन्हें इलीगल कॉलोनी ही मानता है। तो कई सारे मुस्लिम इस बात को कहते हैं कि देखिए, इसराइल ने धीरे धीरे इनका इतना इलाका कैप्चर कर लिया। तो ये बात, थोड़ा बात तो इसमें सही है, पर अगर आप देखो तो ये तो 1947 का, इस मैप को तो, इसका मैप का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि उस समय तक तो इसराइल बना ही नहीं था। फिर जो ये वाला मैप था, इसमें हम देखते हैं 1947 का, जब यूएन ने इसे पार्टीशन किया था इसराइल, ये पैलेस्टाइन का, तो इसको यहूदियों ने तो मान लिया था, लेकिन जो मुस्लिम थे उन्होंने इसको नहीं माना था। आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि उन्होंने इसको नहीं माना था। अब जो ये 1967 का मैप है, अब इसमें जो था, इन सब देशों ने इसराइल के साथ लड़ाई करी थी और इसराइल ने ये लड़ाई जीती थी। अब अगर इसराइल इस लड़ाई को हार जाता तो ये इसराइल को पूरी तरह समाप्त कर देते और ये पूरा मैप को ये ऐसे ग्रीन में कवर कर देते। तो लेकिन क्योंकि इसराइल लड़ाई जीता, तो इसराइल ने ये वाला इलाका कंट्रोल में ले लिया और इसराइल ने इस समय यहाँ पर एक छोटा सा सीरिया का इलाका भी कंट्रोल में लिया था, जिसका नाम गोलन हाइट है। तो अब आप यहाँ पर इनकी बात, मतलब जो भी आज के डेट में खासकर भारत के मुस्लिम हो या फिर दुनिया के मुस्लिम हो, वो इस पर बहुत ज़्यादा रोते हैं कि इसराइल देखिए किस तरह से उनका लैंड कैप्चर कर रहा है। पर वो ये बात नहीं बताएंगे आपको कि कैसे, क्या कहते हैं, इतने सारे देश मिलकर एक अकेले छोटे से इसराइल को नेस्ता नाबूद करने पर तुले हुए हैं। अगर ये देश 1947 का ये यूएन ने जो पार्टीशन किया था ये स्वीकार कर लेते, तो फिर ये आगे की नौबत आती ही नहीं। लेकिन इन्होंने इस चीज़ को तो स्वीकार करा नहीं और ये इसराइल पर हमले पे हमले करे जा रहे हैं और इसराइल पर आरोप लगा रहे हैं कि वो उनकी ज़मीन को कब्जा रहा है। अब अगर हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान की बात इसमें करें, तो देखिए, जो भारत था, भारत पर भी ब्रिटेन का कब्जा था और पैलेस्टाइन पर भी ब्रिटेन का कब्जा था। अब जब ब्रिटेन ने भारत के 2 टुकड़े करे, तो ये बात तो सारे मुस्लिम वर्ल्ड ने मान ली, पाकिस्तान तो बना ही था तो वो खुश हो गए। यहाँ तो उन्होंने 2 नेशन थ्योरी को एक्सेप्ट किया। लेकिन जब इसराइल में ये सब, पैलेस्टाइन में ये सब हुआ, तो इन लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करा।
तो यहाँ पर ये आपको इनकी हिपोक्रेसी को दिखाता है। अब हमारा जो पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वो तो इसराइल को रिकॉग्नाइज तक नहीं करता। तो आप इनका इस तरीके का लेवल देख सकते हो कि जब मुस्लिमों का देश बन रहा है तो वो तो ठीक है, पर अगर किसी दूसरे को उनकी जमीन मिल रही है तो वो ठीक नहीं है। तो देखिए, जो यहाँ पर मुस्लिम देश हैं वो एक तरह जो पहले कभी इतिहास की अगर बात करें तो इतिहास में कभी इसराइल इतना बड़ा हुआ करता था जिसे आज की डेट में हम ग्रेटर इसराइल के नाम से जानते हैं। तो जो यहाँ पर जितने भी ओआईसी कंट्री है, मुस्लिम नेशन है, वो कहते हैं कि इसराइल धीरे धीरे उनका लैंड कैप्चर करता रहेगा और वो उसका जो प्लान है वो प्लान है ग्रेटर इसराइल बनाने का। तो ये ग्रेटर इसराइल की आप देखो इमेज देख रहे हो, अभी इसराइल इतना है। ये इन लोगों का कहना है कि जो इसराइल के मिलिट्री लीडर हैं या इसराइल के लोग हैं वो इतना बड़ा इलाका बनाना चाहते हैं। ये थोड़ा ये एक मतलब कल्पना मात्र ही बात है, अब इसमें कितनी सच्चाई है ये हमें नहीं पता। तो अब देखिए दोस्तों, आजकल जैसे भारत में इसके खिलाफ खूब ट्रेंड चल रहे हैं। आप देखिए इस इमेज में देखिए कि इसराइल के लोग तो देखिए हमास जो है वो रॉकेट अटैक कर रहा है और उनके जो रॉकेट हैं कुछ तो उन्हीं के देश में गिर जा रहे हैं और कुछ हमास इसराइल में आ रहे हैं और इसराइल में भी ये इन रॉकेटों को आम लोगों के ऊपर फायर कर रहे हैं। और अगर इनके अपने देश की बात की जाए तो ये अपने देश में अपने जो भी इन्होंने बेस बना रखे हैं वो आबादी के बीच में बना रखे हैं ताकि इसराइल अगर इन पर हमला करे तो इसमें बहुत से मासूम लोग मारे जाएं और फिर जो है आपका ये हमास है ये दुनिया को बताए कि देखो किस तरह इन्होंने बच्चों को मार दिया है। तो ये ट्रेंड आजकल चल रहा है। लेकिन देखिए मैंने आपको बताया कि इसराइल के लोग यहाँ पर देखिए इसराइल का सैनिक तो आगे है और वो अपने बच्चों को बचा रहा है, जबकि जो हमास है ये इतने मतलब ऐसे हैं कि अपनी महिलाओं को आगे कर दिया है और पीछे से फायर कर रहे हैं। उसके अलावा आपको देखो ये प्रोपेगेंडा, दोनों पार्टी अपना अपना प्रोपेगेंडा चला रही है। यहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि देखिए इसराइल इतने सारे रॉकेट और एयरक्राफ्टों से यहाँ पर हमला कर रहा है गाजा के ऊपर, लेकिन गाजा से अगर एक रॉकेट आ जा रहा है तो ये दुनिया को दिखा रहे हैं। तो दोनों पार्टी अपनी अपनी बात बता रही है। उसके अलावा आप ये इमेज देखिए तो इसमें देखिए ये सऊदी अरब के किंग सलमान है और यहाँ पर ये बेंजामिन नेतन्याहू है और ये डोनाल्ड ट्रंप है। वैसे ये इमेज देखे जाए तो डोनाल्ड ट्रंप अब रहे नहीं वहाँ के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट, लेकिन ये इमेज उसी तरह दिखा रही है कि जैसे सऊदी अरब देखिए, इस मैंने आपको बताया ना कि अरब मुल्कों ने बहुत बार मिलकर इसराइल पर अटैक करा लेकिन वो अंततः जीत नहीं पाए। तो अब वो चाहते हैं कि बहुत हुई लड़ाई, अब वो इसराइल के साथ शांति स्थापित करना चाहते हैं। तो इस बार जैसे हम देख रहे हैं कि जो सऊदी अरब है वो इस बार किसी ज़्यादा पैलेस्टाइन का साथ नहीं दे रहा है और इसराइल के साथ नहीं लड़ना चाहता। तो दोस्तों अब हम अगर मुस्लिमों की बात की जाए तो अगर मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर एक भी जंग इसराइल हार जाता तो ये इसराइल के लोगों को बहुत ज़्यादा मारते, यहाँ तक कि उनको ख़त्म कर देते। जैसा कि हम पाकिस्तान में देखते हैं कि वहाँ पर हिंदुओं का क्या हाल है, लगभग सारे ख़त्म कर दिए। बांग्लादेश में क्या हाल है। तो अब देखिए ये एक वीडियो है जो क्या कहते हैं लंदन का वीडियो है और इसमें देखिए जो पैलेस्टाइन लोग हैं वो क्या कह रहे हैं, ओपनली सुनिए आप। Fuck the people, fuck all of us, fuck the mothers, fuck the daughters, and shoot the support for Palestine. Shut them up, rape the daughters, we have to send them back in the free, तो देखिए दोस्तों इस वीडियो में ये ओपनली कह रहे हैं कि यहूदियों को मारो, उनकी महिलाओं के साथ रेप करो। तो इस तरह की इन लोगों की मानसिकता है। अब देखिए दोस्तों ये पूरा मुस्लिम वर्ल्ड है, इतना बड़ा ये रीजन में ये वाला क्षेत्र भी, ये वाला क्षेत्र भी, क्योंकि ये ईरान है यहाँ पर भी, इसमें तो नहीं दिखाया गया है, और ये इतना छोटा सा इसराइल है। तो अब आप देख सकते हो कि किस लेवल की इनकी लड़ाई चल रही है। अब देखिए ये वो रॉकेट हैं जो हमास जो है वो गाजा से इसराइल के ऊपर अटैक कर रहा है। यहाँ पर ये देखिए ये इमेज है, ये आयरन डोम द्वारा इन्हें इंटरसेप्ट किया जा रहा है। और ये जो इमेज मैंने डाली है इसमें क्या कहते हैं जो इसराइल उन पर अटैक कर रहा है, ये
उसकी इमेज है। तो अब आप देखिए एक ये तो दोस्तों इस तरह आपने देखा होगा कि देखिए किस तरह इसराइल के ऊपर भी अटैक हो रहे हैं। लेकिन देखिए आप भारत के ज़्यादातर मुस्लिम हों या बहुत से ऐसे लोग हैं जो जिन्हें मानवता सिर्फ गाज़ा के लोगों में दिखाई देती है, इसराइल के लोगों में दिखाई नहीं देती। और भारत में तो कुछ कुछ लोग इस तरह के लोग हैं कि आप देखिए भारत में बंगाल में इतना बड़ा हिंदुओं का नरसंहार हुआ, लोगों को घर से निकाल निकाल कर मारा गया, तो उस पर तो किसी का कोई ट्वीट नहीं आया। पर पैलेस्टाइन के ऊपर सब यहाँ पर रो रहे हैं। तो अब आप अगर इनको इसको मानवता कहते हैं तो मेरे हिसाब से ये तो अब आप खुद तय कीजिए कि क्या मानवता है क्या नहीं। मेरे हिसाब से तो इसराइल के यहूदी भी मानव ही हैं और जो गाज़ा के लोग हैं वो भी मानव ही हैं। तो हमें दोनों के साथ मानवता का व्यवहार करना चाहिए। पर जो भारत के जो लोग हैं या खासकर जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं, वो सिर्फ उनका दर्द सिर्फ मुसलमानों के लिए ही दुखता है। और मुसलमानों के लिए भी तब अगर हम देखें कि जब सऊदी अरब ने यमन के ऊपर बमबारी करी और लगभग सैकड़ों नहीं हजारों लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, तब उस पर ऐसा पूरी दुनिया में जो आज ये हल्ला पीट रहे हैं, इतना हल्ला इन्होंने नहीं पीटा। लेकिन आज जब ये इसराइल जिसके ऊपर क्या कहते हैं हमास लगभग 3000 रॉकेट, अब आप ये सोचिए कितना बड़ा नंबर है, ये 3000 रॉकेट फायर कर दिए और ये उसके लिए भी क्या कहते हैं हमास का साथ दे रहे हैं और इसराइल के ऊपर ही गुस्सा कर रहे हैं। तो दोस्तों जब हमास इसराइल पे, तो वो तो इसराइल के पास एक जो एयर डिफेंस सिस्टम है जिसका नाम है आयरन डोम, तो ये उसकी इमेज देख रहे हैं आप। तो इसके कारण हम जो है वो इसराइल बच गया है, क्योंकि जो ये बहुत ही अच्छा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है। तो जो गाज़ा से जो भी रॉकेट आता है लगभग 70 से 80% रॉकेट को ये इंटरसेप्ट कर देता है। तो दोस्तों जो बेंजामिन नेतन्याहू है यहाँ के राष्ट्रपति, सॉरी प्रधानमंत्री, उन्होंने बहुत से जो देश हैं उनको थैंक यू कहा है। लेकिन देखो उन्होंने भारत को नहीं कहा है, क्योंकि भारत का मुझे समझ में नहीं आता कि क्या स्टैंड है। क्योंकि भारत हमेशा ही पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है, यहाँ तक कि भारत हर साल लगभग $30 मिलियन लगभग 220-30 करोड़ रुपए हर साल पैलेस्टाइन को देता है, जबकि इसराइल हमारा हर वक्त साथ देता है। लेकिन कारगिल वॉर हो चाहे कैसी भी समस्या हो, इसराइल हमेशा भारत का साथ देता है। लेकिन भारत ने कभी भी इसराइल का साथ नहीं दिया, मतलब ओपनली तो नहीं दिया। अब देखिए यहाँ पर ये यूएसए का फ्लैग है, ये ब्राज़ील का है, ये कनाडा का है, ये लगभग ये सारे देश इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसराइल को भी काफ़ी लोग सपोर्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों इस तरह ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें बताएं कि ये वीडियो आपको और आप किस चीज़ पर वीडियो देखना चाहते हैं। और हमारा जो ये चैनल है हिस्ट्री विद एपीके, इसको सब्सक्राइब करना ना भूलें।